जी मरियम फातिमा जी सर। जी आगे चलें, हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। सर आपकी मर्जी है, बेशक अभी ट्यूटोरियल है। ठीक है, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल में भी मेरा ख्याल है कि अभी हैं 10-15 मिनट, यानी 8:45 9:20 10:25। हमारी क्लास 10:25 तक है ना। जी जी सर। तो अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स तो हमारे अपने हैं अभी, और 10 जी मिनट सर, हम हम और ये वाला गेस्ट। सेशन कर लेते हैं कंप्लीट। ओके, तो एक हमने बात की थी जी जनरल गाइडलाइंस की। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि हमने देखना है कि जनरल गाइडलाइंस जो है वो क्या होती है। ठीक है? ये जनरल गाइडलाइंस हमारे पास एज अ क्लिनिकल फार्मेसी के तौर पे जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हमें दो तरह की गाइडलाइंस से अमूमन इंटरेक्ट करना पड़ता है। उसमें से एक हमारी स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइंस कहलाती हैं, जो कि डील करती हैं हमारी फार्मेसी की सर्विसेज को। हमारी फार्मेसी की सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, कौन किस एक्सपीरियंस के फार्मासिस्ट को क्या काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जो हमारी फार्मेसी के काम से रिलेटेड जो तरीके हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको कौन परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, ये कहलाती है हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस में, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। दूसरी हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस होती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस फार्मासिस्ट भी उसमें से बेनिफिट लेता है, प्रिस्क्राइबर भी उसमें से बेनिफिट लेता है, रेडियोलॉजिस्ट भी लेता है, बायोकेमिस्ट भी ले सकता है। हर वो बंदा जो कि पेशेंट डिसीजन में इन्वॉल्व हो सकता है, वो इन गाइडलाइंस से हेल्प लेता है। ये गाइडलाइंस जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अब ये हमारे तरह की जो कंट्रीज़ हैं, हमारे तरह की कंट्रीज़ या तो अमेरिका की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होते हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स की, या ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स की फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ केसेस में कैनेडियन इंस्टीट्यूट्स की फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ केसेस में जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। हमारी कोई अपनी एज सच इन केसेस में गाइडलाइंस बनी हुई नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो ज़रा अपर लेवल के डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, या डेवलपमेंट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें ज़रा नीचे बॉटम पे मौजूद हैं, जैसे कि मलेशिया है या ऑस्ट्रेलिया है और इस तरह के दूसरे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी अपनी गाइडलाइंस इन तमाम चीज़ों के हवाले से बना रखी हैं, अपने अपने पेशेंट को सामने रखते हुए, अपनी पॉपुलेशन को सामने रखते हुए। हम यहाँ पाकिस्तान में और हमारे जैसे दीगर कंट्रीज अमेरिकन, यूरोपियन, कैनेडियन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ लिखी हुई, जैसे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करना चाहिए, अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है, उनकी गाइडलाइन है। डायबिटीज़ के लिए अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं। ठीक है जी। स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस में हमें बताया जाता है कि कोई काम कैसे करना है, कोई प्रैक्टिस या कोई प्रोसीजर हमने कैसे करना है। ठीक है जी। उसके स्कोप में या फार्मेसी के स्कोप में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ किस लेवल पे आती हैं और किसके पास क्या काम करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। मैं आपको एक दो इस तरह की गाइडलाइंस ओपन करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, ये हमारे पास अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी की बनाई गई गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स मुतय्यन किए हैं इन्होंने।
कि स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कोई अपने तरीके से काम कर रहा हो, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपना ही मुंह उठा के काम कर रहा हो, हर किसी का अपना अपना तरीका बना हुआ हो। ऐसा ना हो, बल्कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी सजेस्ट करती है कि एक स्टैंडर्ड तरीक़ेकार है जिसको अगर सारे फार्मासिस्ट फॉलो करेंगे तो एज अ प्रोफेशन उसका स्टैंडर्ड निकल के सामने आएगा। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे बताया हुआ है उन्होंने कि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, किसको कहेंगे अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक है जी। उसमें उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि स्पेशलिटीज़ चाहिए होंगी, बोर्ड ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटीज़, जो हमने इंट्रोडक्शन के सेशन में देखी थी, बोर्ड सर्टिफिकेशन की। ये बोर्ड सर्टिफिकेशन, ठीक है जी। बोर्ड सर्टिफिकेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड वंस द क्लिनिकल फार्मासिस्ट मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेगा, उसके बाद अब उसको बोर्ड सर्टिफिकेशन चाहिए होगी अमेरिका में, यूएसए में प्रैक्टिस करने के लिए एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि यूएसए में जो इंस्टीट्यूट्स अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, वो किसी भी फार्मासिस्ट को बगैर बोर्ड सर्टिफिकेट होने के अपने पास अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में एज अ क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस करना अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ केयर किस तरह का होना चाहिए वो सारा उन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्या काम आपने करना है, कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करेंगे, क्या उसमें मेडिकेशन हिस्ट्री आपको शामिल करनी चाहिए, ये सारे उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया। ठीक है जी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इसके अलावा एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, पेशेंट केयर के अलावा, वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है। एक हो गई हमारे पास ये, ओके। ये है हमारे पास जी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट वो तमाम फार्मासिस्ट जो कि किसी न किसी तरह से हेल्थ सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये उनकी जो है वो यानी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस बनाई हुई है उन्होंने कि मेडिकेशन एरर्स को, हॉस्पिटल्स में होने वाले मेडिकेशन एरर्स को कैसे प्रिवेंट करना। ठीक है जी। गाइडलाइंस इसमें फार्मासिस्ट को उन्होंने पर्पस बताया हुआ है कि इस गाइडलाइन का पर्पस क्या है, इस गाइडलाइन को अगर हम फॉलो करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या आउटकम्स जो है वो निकल के आएंगे, क्या आउटकम्स निकल के आएंगी, क्या इसका गोल है। ठीक है जी। और क्या इसकी डेफिनेशंस वगैरह हैं सब। सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें गाइड के तौर पे बता रखी हैं। तो जब हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास रिस्क ऑफ एरर्स जो है वो कम हो जाएंगी हॉस्पिटल में मेडिकेशंस में। ठीक है। ओके। मेडिकेशन स्टोरेज मैनेजमेंट भी बना रखी है इन्होंने कि मेडिकेशंस को स्टोरेज कैसे करें। स्टोरेज करते हुए क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेडिकेशन एरर्स हमारे पास कम हो सकें। अब इन्होंने बताया है कि जी आप बार कोड का इस्तेमाल करें, मेडिकेशंस के ऊपर बार कोड यूज़ करें। ठीक है जी। एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए ईच मेडिकेशन के लिए। एडिक्वेट स्पेस रखें जब आप काम कर रहे हो हॉस्पिटल्स में, तो मेडिकेशन जहां आप स्टोर करते हैं वहाँ पे एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। अच्छा, यही गाइडलाइंस जनरल है हर तमाम फार्मासिस्ट के लिए, इसलिए यहाँ पे स्टोरेज की भी बात आ रही है। जब मेडिकेशन स्टोरेज हुई हुई हो तो इंश्योर करें कि उनकी जो लेबल्स हैं उनका फेस फॉरवर्ड होना चाहिए, लेबल कहीं पीछे छुपा हुआ नहीं हो। लेवल अगर पीछे की तरफ कहीं छुपा हुआ होगा तो उसमें मेडिकेशन एरर्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डेजिग्नेट करें सेपरेट एरियाज फॉर ईच डोजेज फॉर्म। सिरप्स अलग हो, लोशंस अलग हो, क्रीम्स अलग हो, टेबलेट्स के लिए एरिया अलग हो, कैप्सूल्स के लिए एरिया अलग हो। ठीक है जी। फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज्ड पेयर्स, कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं, ऐसे पेयर्स होते हैं ड्रग्स के जो हम मेडिकेशन एरर्स में जाके मजीद देखेंगे, वो फ्रिक्वेंटली कंफ्यूजन एरिया में आते हैं। तो इस तरह की मेडिकेशंस को एंटायरली सेपरेट जो है स्टोर करना चाहिए।
राइट जी, और भी बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बता रखी हैं। अच्छा जी, ओके, ये क्या है? ये किसके लिए है जी? मेडिकेशंस दैट शुड नॉट बी स्टोर्ड आउटसाइड ऑफ द फार्मेसी। वो मेडिकेशंस कौन सी हैं जिनको फार्मेसी से बाहर हर सूरत में स्टोर नहीं करना होता? कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं करने, कंसंट्रेटेड ओरल ओपिएट्स जो सॉल्यूशंस हैं ओपिएट्स वो फार्मेसी से बाहर नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड इंसुलिन यूनिट्स जो हैं वो बाहर नहीं होने चाहिए, स्टेराइल वाटर बैग्स फार्मेसी से बाहर नहीं रखने चाहिए, एपिनेफ्रिन कंसंट्रेटेड बाहर नहीं रखनी चाहिए। देखिए इसी तरह से जब पेशेंट को एडमिशन करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, जब मेडिकेशन ऑर्डर की जा रही है और लिखी जा रही है उस वक्त क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इस गाइडलाइन को ये अप्रोक्सीमेटली 25 पेजेस की गाइडलाइन, ठीक है जी, हर एक एक पॉइंट जो है इसमें डिटेल के साथ बता रखा है कि इन तमाम चीज़ों को अगर एक फार्मासिस्ट फॉलो करेगा तो मेडिकेशन एरर्स के चांसेस जो है वो कम। ये हमारे पास किस चीज़ का सैंपल हो गया, क्या चीज़ हमने देखी जी? स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इस तरह की बहुत सारी गाइडलाइंस फार्मासिस्ट के लिए बनी हुई। तो जैसे जैसे आप मज़ीद आगे बढ़ेंगे अपने एजुकेशनल करियर में और प्रोफेशनल करियर में, इस तरह की बहुत सारी गाइडलाइंस आपको पढ़नी होंगी और उन पर एज अ प्रोफेशनल आपने उनको फॉलो करना होगा। पर्टिकुलरली अगर हम हेल्थ सिस्टम फार्मेसी से अगर आप काम कर रहे होंगे तो ठीक है जी, ये आपको बेसिक आइडिया सिर्फ यहाँ पे दिया है, समझ में आई है बात कुछ या नहीं? जी भाई, कोई है, कोई मौजूद है यहाँ? जी सर। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं जनरल सॉरी क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन, राइट? क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन, clinical practice guidelines are systematically developed statements statements सिंगल लाइंस की उमूमन ये स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट को डेवलप किया जाता है एक सिस्टमेटिक तरीके से ताकि असिस्ट किया जा सके प्रैक्टिशनर को और पेशेंट्स के डिसीजंस को। ठीक है जी, अबाउट हेल्थ केयर फॉर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफिक डिजीजेस के हवाले से असिस्ट किया जा सके प्रैक्टिशनर्स को, उनको असिस्ट करने के लिए सिस्टमेटिकली डेवलप स्टेटमेंट्स ये होते हैं। कैसी होती हैं ये भी हम देख लेते हैं। ओके जी, तो आपके पास एक स्क्रीन शेयर हो रही है, ये है इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। ठीक जी, यहाँ आप लेफ्ट कार्नर में यहाँ पे देख रहे होंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। ये इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ अमेरिका इन्फेक्शन से रिलेटेड जितनी भी अप्रोचेस हैं, जितने भी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनके हवाले से गाइडलाइंस बनाता है इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, चाहे उसमें ट्यूबरक्लोसिस हो,
चाहे उसमें सेप्सिस हो, उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो, उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, हर तरह का इन्फेक्शन, हर तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए गाइडलाइंस बनाती है इन्फेक्शियस डिजीजेज सोसाइटी ऑफ अमेरिका। ये असल में सोसाइटी है ऐसे प्रैक्टिशनर्स की जो कि किसी न किसी तरह से इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रहे होते हैं, इन्फेक्शंस से डील कर रहे होते हैं। इस सोसाइटी ने मिलकर फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइडलाइंस बना रखी हैं। अब इसमें हमारे पास स्क्रीन पे गाइडलाइंस कुछ मौजूद हैं ऑन द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद कोविड-19। कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, यहाँ पे डायग्नोसिस की बात नहीं हो रही, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात हो रही है। कुछ गाइडलाइंस जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिसमें कि डायग्नोसिस भी शामिल होती है। ये गाइडलाइंस पार्ट वाइज चलेगी, ठीक है। इसमें पार्ट 2 इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में बताता है, पार्ट 3 मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के बारे में बताता है। हमारे सामने इस वक्त पार्ट 1 ओपन है जो कि मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है जी। अब हम इसमें देखते हैं एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी पूरी जो ये गाइडलाइन है उसको समराइज करती है, ठीक है जी। ये देखें पूरी समरी दी हुई है। चले हम अब समरी में नहीं जाते, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। मेथड ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ सर्च एंड रिजल्ट्स में बताया हुआ है कि जो चीज़, जो रिकमेंडेशन, जो स्टेटमेंट हम इस गाइडलाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पीछे एक तरीक़ेकार मौजूद है, उसके पीछे प्रूफ मौजूद है, उसके पीछे डेटा मौजूद है, उसके पीछे रिसर्च मौजूद है। इस रिसर्च को कैसे हासिल किया गया है, कैसे एनालाइज किया गया है, किस तरह से इसके ऊपर काम किया गया है, ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज का एक्सपर्ट है तो उसने अपनी मर्जी से कोई रिकमेंडेशंस दे दी, ऐसी कोई बात। हर पैनल कंपोजिशन भी बताई हुई है कि ये रिकमेंडेशंस करने वाला जो पैनल है वो उस पैनल में कौन कौन से लोग शामिल हैं, ठीक है जी। कौन कौन से लोग शामिल है जी? एक्सपर्ट्स इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है जी। फ्रंट लाइन क्लिनिशियंस। जब हम इसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो इन तमाम लोगों के हमें नाम भी मिल जाएंगे, वो कौन से हॉस्पिटल में या कौन से इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करते हैं वो नाम भी मिल जाएंगे हमें। फार्माकोलॉजी के एक्सपर्ट्स, पीडियाट्रिक्स के एक्सपर्ट, माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट्स, प्रिवेंटिव केयर के एक्सपर्ट्स, क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट्स, हेपाटोलॉजी वाले, नेफ्रोलॉजी वाले और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी वाले। फार्मासिस्ट है इसमें, फार्मासिस्ट है इसमें, pharmacist here, a representative from the society infectious disease of pharmacist, ये वाला फार्मासिस्ट भी इसमें मौजूद है, ठीक है जी। तो ये तमाम एक्सपर्ट ने मिलके ये बनाई है रिकमेंडेशंस। क्या रिकमेंडेशंस बनाई है जी, अब हम देखते हैं। ये आ गई है हमारे सामने रिकमेंडेशन 1 एंड 2, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रोमाइसिन। अब अगर हम इसको देखें तो ये सिंपल स्टेटमेंट दी हुई है, सिंपल स्टेटमेंट दी हुई है। रिकमेंडेशन 1, अमंग हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स विद कोविड-19, कोविड-19 के हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, आईडीएसए गाइडलाइन रिकमेंड करती है अगेंस्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अगेंस्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यानी कि इसके मुखालिफ है, इसकी मुखालिफत करती है आईडीएसए कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देना पेशेंट को। ये जो रिकमेंडेशन है इसका लेवल क्या है? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है इसका, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। और ये जो रिकमेंडेशन की जा रही है इसके पीछे मॉडरेट सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस है, यानी कि सबूत मौजूद है, डेटा मौजूद है, उसका अपना लेवल जो है वो मॉडरेट है, ठीक है जी। ये जब हम आगे कभी जब एविडेंसेस पढ़ेंगे तो एविडेंस के लेवल में हम देखेंगे कि लो एविडेंस क्या होती है, मॉडरेट एविडेंस क्या होती है, हाई एविडेंस क्या होती है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड लो 3 तरह के क्राइटेरियाज अमूमन मौजूद होते हैं इस तरह की रिकमेंडेशन। अब नीचे इन्होंने सारा डेटा की बेसिस पे ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को क्यों मना किया है कोविड के पेशेंट्स में देने के लिए। ये पूरी की पूरी बहस इसके ऊपर मौजूद है, समरी ऑफ एविडेंस भी मौजूद है, समरी एविडेंस मौजूद है, सिर्फ ख्याली बातें नहीं है, हवाई बातें नहीं है, एक्सपर्ट्स ने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये बातें नहीं कर रहे होते, इसके पीछे एविडेंस मौजूद है,
हर एविडेंस का जो है वो डेटा मौजूद है। जब हम इस टेबल्स को ओपन करेंगे तो 20 से 30 पेजेस लेंथ की टेबल्स जो है ओपन हो जाएंगी, जिसमें रेफरेंस देकर डेटा मौजूद होगा। ठीक है जी। अब अगर इस रिकमेंडेशन को हम फॉलो करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस की। ठीक है जी। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, सारी चीज़ें एविडेंस के साथ दी हुई हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन क्यों नहीं देना चाहिए। सारा डेटा मौजूद है, सारा डेटा मौजूद है। अब आइए रिकमेंडेशन हम ये देखते हैं 4 to 6 वाली देखते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वाली। ये भी सिंपल एक लाइन में रिकमेंडेशन दी हुई है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। रिकमेंडेशन 4 कहती है कि अमंग हॉस्पिटलाइज क्रिटिकली इल पेशेंट्स, वो पेशेंट जो कि क्रिटिकली इल होगा, कोविड का हॉस्पिटलाइज हुआ होगा, ऐसे पेशेंट में पैनल रिकमेंड करता है डेक्सामेथासोन, कि डेक्सामेथासोन देनी चाहिए ऐसे पेशेंट। राइट, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करती है ये गाइडलाइन। और उसके पीछे एविडेंस भी मौजूद है, सारी एविडेंस पूरी डिटेल के साथ नीचे डिस्कस की गई है, सारी पूरा अच्छे से डेटा मौजूद है इसमें। ठीक है जी, क्लियर है? कहीं आपको बोर तो नहीं कर रहा है? जी भाई। नहीं सर। एक गाइडलाइन आपको मैं और दिखा देता हूँ। हाँ, अब देखिए ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इसकी अगर हम गाइडलाइंस देखें तो देखें कितनी सारी गाइडलाइंस जो है वो एनलिस्ट हुई हुई है, कितनी सारी गाइडलाइंस है। वेल्वुलर हार्ट डिजीज के लिए गाइडलाइन है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के लिए गाइडलाइन है, सीपीजी है, रिकमेंडेशन अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि कार्डियक रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे किया जाना चाहिए, इसकी भी गाइडलाइन। तो हम देखते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, ये वाली ओपन करते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपके पास आ रही है स्क्रीन? चलिए जी भाई, स्क्रीन आ रही है? यस सर। अब हमारे पास ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल की गाइडलाइन खुल गई। इसमें कौन कौन से लोग हैं? ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी है, ये एक और भी इसमें एसोसिएशन शामिल है। ये शायद फार्मासिस्ट की एसोसिएशन है, अमेरिकन एसोसिएशन फार्मासिस्ट, शायद, आई एम नॉट श्योर। इसी तरह बहुत सारी गाइड एसोसिएशंस ने मिलकर ये गाइडलाइन बनाई हुई है। ठीक है जी। ये सारे लोग इस गाइडलाइन के बनाने वाले हैं। ये सारे लोग कहाँ पे काम करते हैं, क्या उनकी जो है वो पोजीशन है करंट, ये सारे यहाँ पे लिस्ट है। एंड जी अब हम डायरेक्ट चलते हैं हमारी रिकमेंडेशन पे। रिकमेंडेशन जी, मेथोडोलॉजी बताई हुई है कि हमने ये रिकमेंडेशन कैसे बनाई है और इसके एविडेंस हमने कैसे जमा किए और उसके लिए क्या एविडेंस हमारे पास मौजूद है। वंस अगेन किसी भी तरह से ये ख्याली बातें नहीं है, एविडेंस बेस्ड बात है। अच्छा जी, क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, ये इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्योंकि ये हमें एविडेंस बेस्ड में काम आएगा। इन्होंने क्वेश्चन ये बनाया है, आप रीड कर पा रहे हैं या नहीं, कहाँ गया? अच्छा, क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के अगेंस्ट ये इन्होंने एक सवाल बनाया है और इस सवाल के अगेंस्ट में एविडेंस जमा की। सवाल इन्होंने ये बनाया है कि वो एडल्ट 20 प्लस एज वाले, मैं इसको ज़रा ब्रीफली इस सवाल को मैं आपको बता देता हूँ। 20 प्लस ईयर्स एज वाले एडल्ट
जिनको कि क्लिनिकल एथियोस्क्लेरोटिक डिजीज हो जाती है, क्लिनिकल एथियोस्क्लेरोटिक डिजीज, या 20+ ईयर्स वाले एडल्ट जो कि हाई रिस्क पे होते हैं क्लिनिकल एथियोस्क्लेरोटिक डिजीज वाले, ऐसे पेशेंट्स में किस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट है, स्टेटिन थेरापी प्लस अ सेकंड मॉडिफाइंग एजेंट कंपेयर्ड विद स्टेटिन अलोन? या तो स्टेटिन अलोन देने का ज़्यादा बेनिफिट है या स्टेटिन के साथ कोई दूसरा लिपिड मॉडिफाइंग एजेंट देने का ज़्यादा बेनिफिट है, ये सवाल है। और इस सवाल के जवाब में एविडेंस जमा की गई है। ठीक है जी, आप इस एविडेंस में यहाँ देख लें, हमारे पास बहुत सारी अब रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। देखिए ये गई हमारे पास एक मॉनिटरिंग कैसे करनी है, डाइट कैसी देनी है, लाइफ स्टाइल थेरापीज कौन सी देनी है, लिपिड लवरिंग ड्रग्स किस पेशेंट के हिसाब से कौन सी देनी है, ये सब के लिए हमारे पास रिकमेंडेशन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, अब आप इसको मज़ीद चाहें तो अपनी इंटरेस्ट की बेसिस पे आप इसको मज़ीद पढ़ के देख सकते हैं। और जी टाइम 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 कितना है, बस हम सिर्फ ये बात कंप्लीट करके और उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमने बात की क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन सिस्टमेटिकली डेवलप्ड स्टेटमेंट्स हैं जो असिस्ट करती हैं प्रैक्टिशनर्स को डिसीजन मेकिंग में। तो ये हमने देख भी लिए, दो गाइडलाइंस ओपन करके और उनको हमने देख भी लिया। अब हम ये कह सकते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस एविडेंस बेस्ड सिस्टमिक स्टेटमेंट्स हैं which are utilized for diagnosis, treatment and prevention approaches for specific cases. स्पेसिफिक से हमारा मतलब असल में स्पेसिफिक सिनेरियो या स्पेसिफिक क्लिनिकल सिनेरियो, जैसे कि डायबिटीज़ होगी, जैसे कि हमने कोविड-19 देखा, उसकी अलग गाइडलाइन थी, और इसी तरह से हमने ब्लड कोलेस्ट्रॉल का देखा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट की गाइडलाइन देखी, ये उनको डिजीज है। ठीक है जी, क्या बताती है, कंपेरेटिव इफेक्टिवनेस बताती है, जैसे कि एसीसी वालों ने ये बताया कि स्टेटिन अलोन लेना ज़्यादा बेहतर है या स्टेटिन के साथ कोई दूसरा एजेंट मिला के रिकमेंड करना ज़्यादा बेहतर है। वो दूसरा एजेंट कौन सा होगा, किसका ज़्यादा बेनिफिट है, सब आपस में कंपेयर होकर उनकी इफेक्टिवनेस हमारे सामने हमें डेटा बेसिस के ऊपर मिल जाएगी उस गाइडलाइन में कि क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है। क्लिनिकल साइड पे हॉस्पिटल्स में थाउजेंड ऑफ डिसीजंस जो है वो डेली बेसिस पे लिए जा रहे होते हैं, इसलिए क्या चीज़ सबसे बेहतर काम करती है, कौन सा डिसीजन सबसे बेहतर काम करेगा, ये हमें गाइडलाइन बताती है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अगर हम कहना चाहें तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एक मर्जर है इंडिविजुअल एक्सपर्टीज का प्लस एक्सटर्नल एविडेंस का जो कि डेटा की बेसिस पे मौजूद है। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस तमाम प्रैक्टिशनर्स को इन्फॉर्म करती हैं, डिसीजन बनाने में हेल्प आउट करती हैं, लेकिन वंस अगेन उसको रिप्लेस जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है जी, बेनिफिट्स क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल है रोक दें आप तक, है ना, आप कहीं ऐसा ना हो कि ठीक है। जी हाँ, कहीं आप खुद ना बीमार हो जाए, है ना। राइट, ठीक है जी, सवाल किसी का कोई है जी, बताइए। जी भाई, अगर सवाल नहीं है तो बराए मेहरबानी बता ही दिया करें कि सवाल नहीं है। सर अभी तो नहीं है, फिर जब लेक्चर एक दफा और गो थ्रू करेंगे तो पूछ लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। ओके ओके, let's see.
चलिए, ओके जी, तो इस सेशन की अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है और यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।